मेनका गांधी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आर्टिकल 21 में केवल जीवन जीने का अधिकार शामिल नहीं है, बल्कि मानव गरिमा बनाए रखते हुए जीवन जीने का अधिकार शामिल है। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन कहता है किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। जब सलाहकार बोर्ड जांच पड़ताल करेगा तो जांच पड़ताल के दौरान सलाहकार बोर्ड देखेगा ना कि भाई क्यों डिटेन किया गया है। तो नेचुरल जस्टिस है, मुझे भी सुनो, जिस व्यक्ति को डिटेन किया गया है उसकी भी बात सुनी जाएगी। चल संपत्ति का मतलब है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाई जा सके। टीवी, कूलर, फ्रिज, फैन, एसी, ये सब जंगम संपत्तियां हो गई। लेकिन अगर मान लो कार्यवाही पूरी हो चुकी हो, निर्णय सुनाया जा चुका हो, तब पता चले कि अधिकार छिन गए, तब फिर न्यायालय में मुकदमा होगा, न्यायालय सर्श्योरेरी की रिट जारी करेगा। तो अब अगर निजी क्षेत्र राज्य नहीं है तो क्या उनके खिलाफ मूलाधिकारों का केस एग्जिस्ट करेगा? कैसे हैं आप लोग? तो हम लोगों ने फंडामेंटल राइट की शुरुआत की थी और फंडामेंटल राइट में हम लोगों ने पार्ट 1 में आर्टिकल 20 तक हम लोगों ने कवर कर लिया था और आर्टिकल 21 से हम लोगों को चर्चा करनी शेष थी। तो आज हम लोग फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21 एंड ऑनवर्ड्स प्रावधानों की चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग आर्टिकल 21 से। कि आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को, यानी सारे व्यक्तियों को मिले हैं ये अधिकार, किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो फंडामेंटल राइट का ये जो यूनिट है थोड़ा सा टेक्निकल है, टेक्निकल संदर्भों में बनाया गया है। हालांकि हमारे अधिकार हैं, इतने टेक्निकली लिखने की बहुत विशेष आवश्यकता नहीं थी, लेकिन निश्चित रूप से इनके विधिक प्रभाव होते हैं और इसलिए इन प्रावधानों को इतना टेक्निकल नेचर का बनाया गया है। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता यानी हमारे लिए प्राण की स्वतंत्रता है, हमारे जीवन की स्वतंत्रता है, और दैहिक यानी हमारी शारीरिक स्वतंत्रता है। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का आशय हो गया कि जीवन जीने का अधिकार है और शारीरिक स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन ये स्वतंत्रताएं छीनी जा सकती हैं बशर्ते प्रक्रिया विधि द्वारा स्थापित हो। प्रक्रिया विधि द्वारा स्थापित होनी चाहिए, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ होना चाहिए। अब कैसे इस प्रक्रिया को व्यवहार में लागू किया गया है? आर्टिकल 21 को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत विस्तार पूर्वक व्याख्यायित किया है। जितने भी मूलाधिकार दिए गए हैं उन मूलाधिकारों में सर्वाधिक उदार व्याख्या उच्चतम न्यायालय ने आर्टिकल 21 की है, अनुच्छेद 21 की है, और अनुच्छेद 21 को विस्तार देते हुए मूलाधिकारों को असीम विस्तार प्रदान किया है। लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा फंडामेंटल राइट को उच्चतम न्यायालय ने मूलाधिकार घोषित कर दिया है इस आर्टिकल 21 के अंतर्गत। तो कैसे इसकी विस्तार पूर्वक व्याख्या संभव हुई? सबसे पहले मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में मेनका गांधी का केस आया। मेनका गांधी बनाम भारत संघ, पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था मेनका गांधी का। मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अब तक व्याख्या करने के जो तौर तरीके थे संविधान के, उसको चेंज किया। पहले न्यायालय लिटरल तरीका अपनाता था, यानी शाब्दिक व्याख्याएं करता था, जो शब्द हैं उन्हीं का अर्थ निकालता था। लेकिन अब न्यायालय ने कहा कि भावात्मक अभिव्यक्ति और भावात्मक व्याख्याएं की जानी चाहिए, उदार व्याख्याएं की जानी चाहिए, सृजनात्मक व्याख्याएं की जानी चाहिए, लिबरल इंटरप्रिटेशन, क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन, ऐसे सिद्धांतों को न्यायालय ने अपनाना शुरू किया आर्टिकल 21 की व्याख्या के लिए। और न्यायालय ने आर्टिकल 21 की व्याख्या अत्यंत उदार और व्यापक दृष्टिकोण से की। मेनका गांधी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आर्टिकल 21 में केवल जीवन जीने का अधिकार शामिल नहीं है, बल्कि मानव गरिमा बनाए रखते हुए जीवन जीने का अधिकार शामिल है। मानव गरिमा बनाए रखते हुए जीवन जीने का अधिकार शामिल है, यानी गरिमामयी राइट टू लाइफ विद डिग्निटी शामिल है। इसलिए गरिमामयी जीवन की व्याख्या केवल आर्टिकल 21 के आधार पर नहीं होगी।
बल्कि गरिमामयी जीवन की व्याख्या आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 इन तीनों के आधार पर की जाएगी। आर्टिकल 14, 19 और 21 तीनों की संयुक्त व्याख्या के आधार पर गरिमामयी जीवन की व्याख्या की जाएगी। न्यायालय ने कहा कि न्याय का प्राकृतिक नियम भी आर्टिकल 21 में समाहित है। हम लोगों ने इस पिछले लेक्चर में न्याय के प्राकृतिक नियम के बारे में चर्चा की थी। न्यायालय ने कहा न्याय का प्राकृतिक नियम आर्टिकल 21 में समाहित है। न्यायालय ने यह भी कहा कि जो संरक्षण है आर्टिकल 21 का, जो अधिकार है आर्टिकल 21 का, जो संरक्षण है वो केवल कार्यपालिका के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है, बल्कि कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध उपलब्ध है। क्योंकि गोपालन के मामले में 1950 में A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य के मामले में न्यायालय ने कहा था कि आर्टिकल 21 का संरक्षण केवल कार्यपालिका के खिलाफ उपलब्ध होगा, यानी मुकदमेबाजी केवल कार्यपालिका के खिलाफ होगी। लेकिन आर्टिकल 21 की नई व्याख्या करते हुए न्यायालय ने कह दिया कि विधायिका और कार्यपालिका दोनों वाद योग्य हैं यदि आर्टिकल 21 का विषय उत्पन्न होता है तो मेनका गांधी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, उस जजमेंट ने अनुच्छेद 21 के असीम विस्तार की संभावनाओं के द्वार खोल दिए और उसका परिणाम यह हुआ कि समय समय पर न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की उदार व्याख्या की है। यहाँ पर एक और प्रश्न उत्पन्न होता है कि अमेरिका में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अपनाया गया है और भारत में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, उसकी चर्चा हम लोग आगे कर लेंगे। पहले अनुच्छेद 21 की उदार व्याख्या समझ लेते हैं। तो न्यायालय ने मेनका गांधी के बाद उदार व्याख्या का सिद्धांत अपनाया। उसका नतीजा ये हुआ कि न्यायालय ने बहुत सारे अधिकारों को आर्टिकल 21 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट का दर्जा दे दिया समय समय पर। जैसे जो लेटेस्ट अधिकार हैं, अमर जैन बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा राइट टू डिजिटल एक्सेस इज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। राइट टू डिजिटल एक्सेस का मतलब है कि जितने भी डिजिटल रिसोर्सेज हैं, ई गवर्नेंस है, वहाँ हम सब की पहुँच हो, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। बेसिकली जो दिव्यांगजन हैं उनको ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने ये आदेश पारित किया और आरबीआई आदि संस्थाओं को निर्देश दिया कि ऐसे नियम बनाएं जिससे आधार वेरिफिकेशन और इन सारी चीज़ों को अ, सुविधाजनक तरीके से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए लागू किया जा सके। न्यायालय ने M.K. रंजीत सिंह बनाम भारत संघ के मामले में कहा कि राइट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इज फंडामेंटल राइट। जो जलवायु परिवर्तन है उसके जो दुष्प्रभाव हैं, उन दुष्प्रभावों के विरुद्ध अधिकार हमारा मूल अधिकार है। तो सरकार को जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों पर रोक लगानी होगी। इससे पहले MC मेहता बनाम भारत संघ के मामले में पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, प्रदूषण के विरुद्ध अधिकार, ये सब ऑलरेडी फंडामेंटल राइट घोषित किए जा चुके हैं। तो पर्यावरणीय अधिकारों की एक बड़ी विस्तार पूर्वक व्याख्या न्यायालय ने की है। राइट टू प्रिवेसी, निजता का अधिकार, निजता, नीचता नहीं, निजता, गोपनीयता, जो गोपनीयता का अधिकार है, राइट टू प्रिवेसी है, वो भी आज सुप्रीम कोर्ट ने उसे फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया। उत्तास्वामी बनाम भारत संघ के मामले में न्यायालय ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति स्वयं से संबंधित सूचनाओं को गोपनीय रखना चाहता है, उन्हें सार्वजनिक नहीं करना चाहता, तो ये उसका मूल अधिकार है। इसे राइट टू प्रिवेसी कहते हैं, गोपनीयता का अधिकार कहते हैं। इस गोपनीयता के अधिकार ने अधिकारों के विकास की और संभावनाएं उत्पन्न कर दी हैं। राइट टू बी फॉरगेटन और तमाम इस तरीके की नई व्याख्याएं आगे चलकर जन्म ले सकती हैं। न्यायालय ने गरिमामयी मृत्यु का अधिकार, राइट टू डाई विद डिग्निटी, को मूलाधिकार घोषित किया। पहले ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायालय ने कहा कि भाई जीवन जीने के अधिकार में गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार शामिल है, इसलिए मृत्यु का अधिकार इसमें शामिल नहीं होगा। ज्ञान कौर के मामले में न्यायालय ने कहा कि मृत्यु का अधिकार इसमें शामिल नहीं है। लेकिन आगे चलकर कॉमन कॉज बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इसके अंतर्गत गरिमामयी मृत्यु का अधिकार शामिल है, राइट टू डाई विद डिग्निटी। राइट टू डाई विद डिग्निटी का मतलब ये हुआ कि न्यायालय ने कहा कि जो पैसिव यूथनेशिया है, इस पैसिव यूथनेशिया को भारत में मान्यता दी जा रही है। पैसिव यूथनेशिया क्या है? निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा से मृत्यु दे देना, उसको इच्छा मृत्यु कहेंगे।
तो जो बहुत असाध्य बीमारी से पीड़ित हैं, जिनका जीवन मृत्यु से भी अधिक कष्टकारी है, मेडिकली उनके रिकवर होने की संभावनाएँ शून्य हैं, तो ऐसी दशा में व्यक्ति को इच्छा मृत्यु दी जा सकती है। उसकी इच्छा से, यदि वह इच्छा देने में संभव नहीं है, तो निकट लोगों की इच्छा से। लेकिन इसको निष्क्रिय इच्छा मृत्यु कहते हैं। निष्क्रिय का आशय ये है, 2 तरीके से दी जाती है इच्छा मृत्यु। एक तो एक्टिव यूथनेशिया है, जहाँ पॉइज़न दे देंगे और धीरे-धीरे पॉइज़न का असर बढ़ेगा, व्यक्ति मर जाएगा। लेकिन वो पेनफुल तरीका है। जो पैसिव यूथनेशिया है, पैसिव यूथनेशिया में हम मृत्यु कष्टकारी इतनी नहीं होती। इसमें क्या करते हैं, इसमें व्यक्ति जिस लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है, जैसे वेंटिलेटर पर है, तो जिस लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है, हम धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप उस लाइफ सपोर्ट सिस्टम को विथड्रॉ करते जाते हैं, जिससे व्यक्ति का जीवन मृत्यु की ओर चला जाता है और मृत्यु कम कष्टकारी होती है। इसे पैसिव यूथनेशिया कहते हैं, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु कहते हैं। तो अरुणा शानबाग का केस था भारत में। 4 दशक से अधिक वे जीवित रहीं, केवल कोमा में। तो पहले उनको लेकर जनहित याचिका दायर हुई, न्यायालय ने नहीं दिया। फिर कॉमन कॉज़ ने जनहित याचिका दायर की, तो न्यायालय ने पैसिव यूथनेशिया को संवैधानिक मान्यता दे दी और कहा इसे राइट टू डाई विद डिग्निटी कहा जाएगा। लेकिन इसका दुरुपयोग भी हो सकता है, इसलिए न्यायालय ने कड़े सिद्धांत इसके लिए तय कर दिए। इसी तरीके से बहुत सारे अधिकारों को, जैसे अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार, यूपीएससी में कई बार पूछा भी एक बार पूछा भी गया है, राइट टू प्राइवेसी भी पूछा गया है। तो अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार, शफीन जहां बनाम के एम अशोकन का मामला है, इसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया। शीघ्र चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ का मामला है। क्योंकि पहले अंग्रेज़ों ने कानून बनाया था कि अगर किसी को चोट लगती है, एक्सीडेंट होता है, तो पहले पुलिस रिकॉर्ड मेंटेन करेगी, फिर इलाज होगा। ये कानून अभी 2018 में ख़त्म हुआ। लेकिन न्यायालय ने परमानंद कटारा के मामले में निर्णय दे करके इस कानून पर मूलाधिकारों की छाया स्थापित कर दी और ये कानून निष्क्रिय हो गया। तो बहुत सारे ऐसे अंग्रेजी काल के कानून हैं जो अप्रासंगिक हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक वो बने रहे। आज भी हैं कुछ, जिनको चेंज करने या समाप्त करने की ज़रूरत है। तो इसी तरीके के अनेक अधिकार, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य के मामले में इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। न्यायालय ने कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। तो इस तरीके के अनेक अधिकारों की व्याख्या न्यायालय ने की है आर्टिकल 21 के अंतर्गत। आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो दूसरा मुद्दा है, हमने अभी बताया कि हमारा संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार छीने जा सकते हैं, बशर्ते प्रक्रिया विधि द्वारा स्थापित होनी चाहिए। अमेरिका में यही अधिकार प्रोवाइड किया गया है, विधि की सम्यक प्रक्रिया के अधीन। अमेरिका में भी ये अधिकार दिया गया है, लेकिन उसे विधि की सम्यक प्रक्रिया के अधीन उपलब्ध कराया गया है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अधीन उपलब्ध कराया गया है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब है, विधि की सम्यक प्रक्रिया का मतलब है अमेरिका में जो प्रक्रिया निष्पक्ष हो, न्याय संगत हो, युक्त हो। इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल जस्टिस पर आधारित हो, प्राकृतिक नियम पर आधारित हो, उसे विधि की सम्यक प्रक्रिया, गुड प्रोसेस ना, सबसे अच्छी प्रक्रिया कह लो। सम्यक का मतलब कि जो उचित है, राइट है, गुड है, राइट है। तो कानून की सबसे अच्छी प्रक्रिया जो होगी, उसी के द्वारा जीवन जीने का अधिकार अमेरिका में छीना जा सकता है। क्योंकि अमेरिकी संविधान, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो अमेरिका के संविधान में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बिना उसके जीवन और प्राण नहीं छीने जाएंगे। भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना नहीं छीना जाएगा। तो 2 अलग-अलग बातें हैं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमने संविधान में इसलिए नहीं अपनाया क्योंकि अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने हमको सजेस्ट किया था कि भाई मत अपनाना, व्यवहार में लागू करना बड़ा कठिन है। हर मामले में अलग-अलग व्यवस्थाएँ निर्धारित करनी पड़ती हैं। तो हमने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को संविधान में नहीं अपनाया।
हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपना लिया, प्रोसीजर इस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को अपना लिया। प्रोसीजर इस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वह प्रक्रिया जो कानून बनाकर तय की गई हो। सिंपल सी बात है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी जो प्रक्रिया संसद ने कानून बनाकर तय कर दी हो, तो उससे छीने जाएंगे। अमेरिका में विधि की सम्यक प्रक्रिया, जो उचित प्रक्रिया है, उससे अधिकार छीने जा सकते हैं। इसका मतलब है दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, दोनों की मीनिंग अलग अलग है। लेकिन अब मेनका गांधी के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, तो मेनका गांधी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद अब दोनों में कोई भेद नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि मेनका गांधी के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो न्याय का प्राकृतिक नियम है, नेचुरल जस्टिस है, वो आर्टिकल 21 में निहित है। न्यायालय ने कहा कि न्याय का प्राकृतिक नियम आर्टिकल 21 में निहित है और विधि की सम्यक प्रक्रिया वो है जो नेचुरल जस्टिस पर आधारित है, न्याय के प्राकृतिक नियम पर आधारित है। तो इसका मतलब ये है कि व्याख्याएं दोनों की एक हो गई, मीनिंग अलग अलग हैं, लेकिन व्याख्याएं दोनों की एक हो गई। मेनका गांधी के जजमेंट के बाद भारत में, उसके पहले नहीं। तो जब दोनों की व्याख्याएं एक हो गई, तो दोनों में कोई अंतर्निहित भेद लागू करने के धरातल पर नहीं रह गया। कंसेप्चुअली तो डिफरेंस है दोनों में, लेकिन व्यवहार में लागू करने के धरातल पर अब कोई भेद नहीं है। इसका मतलब ये है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने अवश्य लिखा है, लेकिन मेनका गांधी के मामले में न्यायालय ने कह दिया कि इसमें नेचुरल जस्टिस शामिल है और नेचुरल जस्टिस विधि की सम्यक प्रक्रिया को अट्रैक्ट करता है, इसलिए विधि की सम्यक प्रक्रिया के लक्षण हमारे संविधान में भी समाहित। तो ये आर्टिकल 21 हो गया। अब आर्टिकल 21 के बाद आर्टिकल 21A, ये शिक्षा के अधिकार की बात करता है। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, जोड़ा गया इसे 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा जोड़ा गया। बेसिकली दो केसेस थे, एक उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का मामला था और दूसरा मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य का मामला था। आंध्र प्रदेश, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। इन मामलों में उच्चतम न्यायालय ने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के शिक्षा को मूलाधिकार घोषित कर दिया, जबकि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा पहले नीति निर्देशक तत्व हुआ करता था, डीपीएसपी हुआ करता था। तो जब न्यायालय ने इसे फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया, तो आगे चल करके 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और इसके माध्यम से शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 वर्ष के बच्चों की जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है, उसे फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया गया। जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है, वो मूलाधिकार घोषित कर दिया गया, फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया गया। तो अब आर्टिकल 21 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मूलाधिकार घोषित करता है और आर्टिकल 45 की भाषा बदल दी गई, वहाँ 6 वर्ष तक के बच्चों का प्रावधान कर दिया गया। इसी को लागू करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया गया, जो 2009 में बना। तो आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, वो इसी को लागू करने के लिए निर्मित किया गया, 86 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। आर्टिकल 22, इसके बाद आर्टिकल 22 ये कहता है गिरफ्तारी एवं निरुद्ध के विरुद्ध संरक्षण। गिरफ्तारी एवं निरुद्ध के विरुद्ध संरक्षण। गिरफ्तारी एवं निरुद्ध के विरुद्ध संरक्षण का मतलब यह है कि आर्टिकल 21 ये कहता है, हमने अभी पढ़ा, कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इसका मतलब ये है कि किसी व्यक्ति के प्राण छीने जा सकते हैं, किसी व्यक्ति की शारीरिक स्वतंत्रता छीनी जा सकती है, बशर्ते प्रक्रिया विधि द्वारा स्थापित हो। तो आर्टिकल 22
इसी बात का वर्णन करता है, एक्सप्लेन करता है कि अगर ऐसी प्रक्रिया स्थापित की जाती है तो उसमें क्या शर्तें होनी चाहिए। तो आर्टिकल 22 उन शर्तों का उल्लेख करता है। कौन सी शर्तें होनी चाहिए? आर्टिकल 22 में पहली बात ये बताई गई कि अ, दो तरीके की बात है यहाँ पे। पहली बात तो ये समझ लें आर्टिकल 22 में, एक तो गिरफ्तारी के विरुद्ध है और दूसरा निरुद्ध के विरुद्ध है। दो चीज़ें हैं। गिरफ्तारी अरेस्ट कहते हैं इंग्लिश में, और निरुद्ध डिटेंशन कहते हैं। तो गिरफ्तारी और निरुद्ध दो चीज़ें हैं। तो गिरफ्तारी क्या होती है, निरुद्ध क्या होती है, दोनों को समझ लेते हैं पहले। देखो, दो तरीके के कानून होते हैं। विधि को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक को हम कहते हैं प्यूनिटिव लॉ, यानी दंडात्मक कानून, और दूसरे को हम कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। निवारक निरोध। एक है दंडात्मक कानून। दंडात्मक कानून जैसे भारतीय न्याय संहिता BNS 2023, ये दंडात्मक कानून है। क्यों? क्योंकि इसमें इसका उद्देश्य है जो अपराध किया गया है उसके लिए दंड देना। जो अपराध किया गया है उसके लिए दंड देना, ये प्यूनिटिव लॉ है, BNS। निवारक निरोध कहते हैं जहां अपराध नहीं किया गया है, अपराध हुआ नहीं है, होने की संभावना है, तब पकड़ लिया जाए। तो जैसे ये BNS हो गया 2023, प्रिवेंटिव NSA हो गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। हमने इस पर छोटा सा वीडियो बना के अपलोड किया है यूट्यूब पर, कैसे NSA काम करता है। रासुका कहते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, NSA 1980। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, निवारक निरोध विधि, NSA है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है, मकोका है, ये सब निवारक निरोध विधियां हैं। इसमें अपराध होने से पहले भी पकड़ा जा सकता है, क्योंकि इसका पर्पज है अपराध करने से रोकना। अपराध करने से रोकना। प्यूनिटिव लॉ का पर्पज है दंड देना, इसका पर्पज है अपराध करने से रोकना। दोनों दशाओं में पुलिस पकड़ सकती है। जब प्यूनिटिव लॉ के अंतर्गत पुलिस पकड़ती है तो इसको अरेस्ट कहते हैं, गिरफ्तारी कहते हैं। और जब बिना अपराध किए पुलिस पकड़ ले जाती है, जिससे अपराध न कर सके, उसे डिटेंशन कहते हैं, निरोध या निरुद्धि कहते हैं, निरोध या निरुद्धि कहते हैं। तो ये दो तरीके की बातें हो गई। अब दोनों दशाओं में व्यक्ति को कुछ स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अगर अरेस्ट किया जाता है तब भी, और अगर डिटेंशन किया जाता है तब भी, दोनों दशाओं में स्वतंत्रताएं हैं। कैसी स्वतंत्रताएं हैं? अगर जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार दिए गए हैं। क्या अधिकार दिए गए हैं? पहली बात है कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। शीघ्रातिशीघ्र गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार होगा। दूसरा, जो उसके पसंद का विधि व्यवसायी है, वकील है, उस वकील से बचाव प्राप्त करने और परामर्श प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। बचाव प्राप्त करने और परामर्श प्राप्त करने का, विधि व्यवसायी यानी रुचि के वकील से। तो गिरफ्तारी का कारण बताना होगा और अपने वकील से, पसंद के वकील से परामर्श प्राप्त करने और बचाव प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 22 क्लॉज 1 ये कहता है। इसके अलावा जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा, मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इस गिरफ्तारी के क्षण से और
मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश करने तक जो 24 घंटे की गणना है, इसमें यात्रा का समय काउंट नहीं होगा, यात्रा का समय छोड़कर। जर्नी के पता चला पुलिस टहलाती ही रह गई, बोले बहुत समय लग गया, नहीं पहुंच पाए 24 घंटे में, तो 24 घंटे के भीतर पेश करना होगा, यात्रा का समय इसमें इंक्लूड नहीं होगा। और मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना, बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन की, मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना 24 घंटे से अधिक की गिरफ्तारी नहीं होगी, क्योंकि सत्ता इसका दुरुपयोग कर सकती है, इसलिए ये प्रावधान कर दिए गए। आर्टिकल 22 क्लॉज 2 में ये प्रावधान कर दिए गए, आर्टिकल 22 क्लॉज 2 में ये प्रावधान कर दिए गए। लेकिन ये कहा गया कि ये जो अधिकार हैं ये दो लोगों को नहीं मिलेंगे। आर्टिकल 22 क्लॉज 3 इसका एक्सेप्शन है, और ये कहता है कि जिन्हें निवारक निरोध विधि के अधीन डिटेन किया जाएगा, उन्हें निवारक निरोध विधि के अधीन जिन्हें निरुद्ध किया जाएगा, डिटेन किया जाएगा, उन्हें ये राइट्स नहीं मिलेंगे, उन्हें ये अधिकार नहीं मिलेंगे। और दूसरा, जो कोई विदेशी शत्रु है, जैसे कसाब पकड़ा गया था भारत में, तो कोई विदेशी शत्रु है, उन्हें ये राइट नहीं मिलेंगे, उन्हें ये अधिकार नहीं मिलेंगे। जैसे राणा पकड़ के लाया गया, मुंबई विस्फोट का जो आरोपी है, तो उन सबको, ऐसे लोगों को ये अधिकार नहीं मिलेंगे, विदेशी शत्रुओं को। अन्यथा देश के जो लोग हैं, नागरिक हैं, हालांकि ये अधिकार सभी व्यक्तियों के हैं, तो इन सबको ये अधिकार मिलते रहेंगे अनुच्छेद 22 के। ये तो गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकार हो गए। अगर किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाता है, तो निरुद्ध व्यक्ति के क्या अधिकार हैं? जिस व्यक्ति को डिटेन किया गया है, उसके लिए ये कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को 3 माह तक, वहां 24 घंटे है, यहाँ 3 माह तक है, कि 3 माह तक निरुद्ध करके रखा जा सकता है। लेकिन 3 माह के बाद निरुद्धि तभी बढ़ाई जाएगी जब एक सलाहकार बोर्ड बनाया जाए और सलाहकार बोर्ड इस बारे में रिपोर्ट दे। 3 माह तक तो रख सकते हैं, लेकिन 3 माह के बाद तभी किसी व्यक्ति को डिटेन करके रखेंगे जब सलाहकार बोर्ड इस बारे में रिपोर्ट दे। तो जब भी डिटेंशन का आदेश होगा, तो उसी आदेश के साथ या उसके बाद एक सलाहकार बोर्ड बनाया जाता है। उसमें वे लोग शामिल होते हैं जो हाई कोर्ट के जज हैं या रहे हैं या बनने की योग्यता रखते हैं, और उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही डिटेंशन की अवधि बढ़ाई जा सकती है, अन्यथा 3 माह से अधिक नहीं हो सकती। जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया है, उसे कारण बताने का भी, उसे कारण जानने का भी अधिकार होगा, और कारण जानने के साथ साथ उसे अपना अभ्यावेदन का अधिकार भी होगा। अभ्यावेदन, रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब यह है कि जिस व्यक्ति को डिटेन कर लिया गया है, जब सलाहकार बोर्ड जांच पड़ताल करेगा, तो जांच पड़ताल के दौरान सलाहकार बोर्ड देखेगा ना कि भाई क्यों डिटेन किया गया है। तो नेचुरल जस्टिस है कि मुझे भी सुनो, जिस व्यक्ति को डिटेन किया गया है उसकी भी बात सुनी जाएगी। तो जिस व्यक्ति को डिटेन किया गया है उसे भी सुनना पड़ेगा, तो उसे अपना रिप्रेजेंटेशन देने का अधिकार होगा। स्वयं जा सकता है, मित्र को भेज सकता है, वकील को भेज सकता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, ये आर्टिकल 22 क्लॉज 4 में है, ये आर्टिकल 22 क्लॉज 5 में है। हालांकि इतने सब आर्टिकल्स पर नहीं आते हैं क्वेश्चन, आपकी जानकारी के लिए बता दे रहे हैं। लेकिन कारण बताने से मना भी किया जा सकता है, कारण प्रकट नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 20 क्लॉज 6 कहता है, संविधान ही कहता है कि डिटेंशन का कारण बताने से मना किया जा सकता है यदि व्यक्ति को ऐसे आधारों पर डिटेन किया गया है जिसका खुलासा कर देने से देश लोकहित या सुरक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगे, तो फिर नहीं कारण बताया जाएगा।
और पार्लियामेंट को राइट है कि वो इसके विषय में कोई भी विधि बना सकती है 22 क्लॉज 7 के अंतर्गत। तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है। जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज हैं वो सभ्य समाज का लक्षण नहीं माने जाते, ऐसा कहा जाता है। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में ऐसे कानून नहीं हैं। ब्रिटेन में केवल द्वितीय विश्व युद्ध के समय ऐसे कानून बनाए गए थे। तो जब संविधान सभा में इस पर चर्चा हुई, इन्हें शामिल किया जा रहा था, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि भई भारत की परिस्थितियाँ भिन्न हैं और इन भिन्न परिस्थितियों के नाते हमें ऐसे प्रावधानों की ज़रूरत पड़ेगी। विविधता युक्त है, विखंडनकारी ताकतें जन्म लेंगी, कैसे दमन करेंगे? और आज स्थिति उन बड़े दूरदर्शी थे, उन्होंने जो सोचा था वैसा ही जो कल्पना की थी, जिस बात की संभावना व्यक्त की थी, ऐसी ही संभावनाएँ जन्म ले रही हैं। बड़ी विखंडनकारी ताकतों ने जन्म लिया है भारत में। हिड़मा अमर रहे के नारे लगते हैं। हिड़मा कौन है? वाम उग्रवादी यानी आतंकवादी। उग्रवादियों के समर्थन में नारे लगते हैं हमारे यहाँ, आतंकवादियों के समर्थन में आतंकवादी अमर रहे इसके नारे लगते हैं। चिंता की बात है, हमारे देश में कौन लगा रहा है? जेन ज़ी लगा रहे हैं, इस देश के भटके हुए युवा लगा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो देश के विरुद्ध साजिश करते रहते हैं। तो इसलिए हमारे देश में तो ऐसे कानूनों की ज़रूरत रहेगी भारत में। तो इसलिए निवारक निरोध विधि भारत में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 20 तक स्वतंत्रता के अधिकार थे। आर्टिकल 23 है और आर्टिकल 24 है। आर्टिकल 23 कहता है कि मानव दुर्व्यापार, मनुष्यों की खरीद फरोख्त आज भी हो जाती है। हर 8 मिनट में एक बच्चा गायब हो जाता है, ऐसा रिकॉर्ड बताते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चे चोरी ही किए जा रहे हों, लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ तो है, अगर ऐसा है तो। तो मानव दुर्व्यापार, मनुष्यों को खरीदना, बेचना, उनकी तस्करी करना, मानव तस्करी करना। बलात् श्रम, बलात् श्रम का मतलब है फोर्स्ड लेबर, किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करवाना, बलात् श्रम। बेगार यानी मजदूरी करवा लेना, श्रम करवा लेना, पैसा ना देना। ये सब शोषणकारी व्यवहार माने जाएँगे। इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन्हें अपराध माना जाएगा और इनको लिए दंड की व्यवस्था की जाएगी। तो संसद ने कानून बनाया है, जैसे मानव अनैतिक व्यापार प्रतिषेध अधिनियम बनाया है 1956 में। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम बनाया है 1976 में। तो संसद ने इस तरीके के कानून बनाकर इस प्रकार की प्रैक्टिसेस को प्रतिबंधित कर दिया है। इसका एक एक्सेप्शन है, वो बड़ा चर्चा में है वर्तमान समय में, अपवाद है इसका। आर्टिकल 23 क्लॉज 2 है। ये कहता है कि राज्य अनिवार्य सेवाएं ले सकता है, इसे बलात् श्रम नहीं माना जाएगा, लेकिन लोकहित के लिए। राज्य लोकहित के लिए अनिवार्य सेवाएं ले सकता है, लेकिन ऐसी सेवाएं लेने में धर्म, मूल, वंश, जाति, वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। जैसे एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में अधिकारियों की तैनाती ना, ये अनिवार्य सेवा है, लोकहित के लिए है। तो राज्य अनिवार्य सेवाएं ले सकता है, इसको बलात् श्रम नहीं माना जाएगा, इसको बलात् श्रम नहीं माना जाएगा। तो चूंकि एसआईआर को लेकर के बड़े सारे विवाद भी रहे और अधिकारियों पर जो दबाव रहा, इसको लेकर भी बड़ी कंट्रोवर्सी रही। तो इसलिए ये वाला जो आर्टिकल है 13 क्लॉज 2, ये अट्रैक्शन में है आजकल। तो ध्यान रखना, आर्टिकल 23 क्लॉज 2 के अंतर्गत राज्य अनिवार्य सेवाएं ले सकता है, बशर्ते ऐसी सेवाएं लेने में उसे लोकहित के आधार पर ऐसी सेवाएं लेनी होंगी और धर्म, मूल, वंश, जाति, वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। तो आज जो एसआईआर है,
वो इसी के अंतर्गत है, हम कह सकते हैं। तो राज्य द्वारा अनिवार्य सेवा ली जा सकती है। आर्टिकल 24 कहता है कि बाल श्रम पर प्रतिबंध है। कौन सा बाल श्रम? 14 वर्ष 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी खान कारखाने या खतरनाक उद्योगों में लगाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि बच्चों की सुकुमार अवस्था होती है, तो उनका जो शारीरिक और मानसिक विकास है अवरुद्ध हो जाएगा, इसलिए उन्हें बाल श्रम पर लगाया नहीं जा सकता। बहुत लेट संसद ने कानून बनाया बाल श्रम को रोकने के लिए, संविधान ने ये व्यवस्था कर दी, लेकिन पार्लियामेंट ने कानून पहली बार बनाया 1986 में। 36 साल बाद सुधि आई हमारे देश के नीति निर्माताओं को कि बाल श्रम रोकना चाहिए। चिंता की बात है, बेहद चिंता की बात है। जो काम पहली सरकार के द्वारा करना चाहिए था, पहली संसद में ही कानून बनने चाहिए थे, वो कानून बना 1986 में। बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियम अधिनियम 1986 बनाया गया और जिससे बाल श्रम को अपराध घोषित किया गया और इस पर रोकने के प्रावधान किए गए। आगे चलकर 2016 में इसमें चेंज कर दिया गया और इसे बाल श्रम प्रतिषेध एवं किशोर बाल श्रम एवं किशोर प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम कर दिया गया। यानी 14 से 18 वर्ष के बच्चों को भी इसमें शामिल कर लिया गया कि जो बहुत खतरनाक उद्योग हैं उनमें 18 वर्ष तक के बच्चों को भी नियोजन पर नहीं लगाया जाएगा। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के प्रावधान है 23-24। इसके बाद धर्म की स्वतंत्रता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हम लोगों ने पढ़ा था आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन करता है। तो कौन कौन से अधिकार बताए गए हैं? सभी व्यक्तियों के हैं। चूंकि स्वतंत्रता के अधिकार हैं इसलिए एब्सोल्यूट नहीं हो सकते, क्योंकि स्वतंत्रताएं एब्सोल्यूट नहीं होती यानी उन स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सकती है। तो धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार पर आर्टिकल 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता है। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस, अंतःकरण की स्वतंत्रता है। इसका मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका जो अंतर्मन कहे उसकी स्वतंत्रता है। अंतर्मन, मन नहीं, चित्त, चेतना। एक है व्यक्ति का मन, मन व्यक्ति की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है। एक है मन, मन व्यक्ति की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है। ये तेजी से परिवर्तनशील होती हैं हवा की तरीके से। लेकिन एक होता है चित्त, अंतःकरण, चित्त, अंतर्मन, व्यक्ति की अंतर्चेतना, अंतश्चेतना। इसमें स्थिरता होती है, इसमें स्थिरता होती है, इसमें चंचलता नहीं होती। मन में चंचलता है, चित्त में, अंतःकरण में, चेतना में, अंतश्चेतना में चंचलता नहीं होती, उसमें स्थिरता होती है, इसमें परिपक्वता होती है। इसलिए व्यक्ति अगर अपने चित्त की बात सुने, मन की नहीं, अगर व्यक्ति अपने अंतःकरण की बात सुने, मन की नहीं, तो वो सदाचारी होता है, हमेशा हमेशा अच्छे आचरण पर चलता है। जो मन की सुनता है, मन तो चंचल है, परिवर्तनशील है, हवा की तरीके से उड़ता रहता है, कल्पनाओं में उड़ान भरता रहता है, तो वो व्यक्ति को विपथगामी बना देता है, व्यक्ति को गलत दिशाओं में लेकर जाता है। और अगर व्यक्ति अपनी अंतःकरण की सुनता है तो वो व्यक्ति को हमेशा सदाचारी बनाता है। इसीलिए जब हम लोग एथिक्स पढ़ते हैं, जीएस पेपर 4 में पढ़ते हैं ना, तो एथिक्स में सिलेबस में आपके मेंशन किया गया है कि नैतिकता के स्रोत के रूप में अंतरात्मा, विधि, विनियम, तमाम बातें। तो अंतरात्मा को नैतिकता का सबसे अच्छा स्रोत मानते हैं। तो अगर हमारी अंतरात्मा जागृत अवस्था में है, अगर हमारा अंतःकरण जागृत अवस्था में है, तो हम एक सभ्य नागरिक बनते हैं, हम एक अच्छे नागरिक बनते हैं। और अगर नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है, तब तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। मन के वशीभूत होकर तो कुछ भी किया जा सकता है।
जितने भी तरह-तरह के अपराध हैं, तरह-तरह की गलतियाँ हैं, वो सब मन के वशीभूत होती हैं। अगर हम चित्त के वशीभूत हैं, अंतश्चेतना, अंतःकरण, अंतर्मन, हृदय की बुद्धि कहते हैं इसको, कांट ने इसको हृदय की बुद्धि कहा है। तो अगर हम इसके वश में होते हैं, तो ये हमें सदाचारी बनाता है हमेशा। हमेशा विपथगामी होने से रोकता है, गलत दिशा में जाने से रोकता है। हमारा संविधान दर्शन है, फिलॉसफी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा संविधान कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता है। अंतःकरण जिस बात की इजाज़त दे, जिस बात की इजाज़त दे, उसके आधार पर किसी भी धर्म को मानने, उस धर्म के अनुसार आचरण करने और उस धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है। पूरी छूट है। अंतःकरण जिसे कहे, मन नहीं, मन तो लालची है, स्वार्थी है, कुटिल है, संकुचित है। मन तो बुराइयों से युक्त होता है, अंतःकरण नहीं होता बुराइयों से युक्त, अंतश्चेतना नहीं होती। तो अंतःकरण जिसे कहे, उस धर्म को मानने, यानी अंतःकरण जिस धर्म को कहे, हम उस धर्म को मान सकते हैं, उस धर्म को अपना सकते हैं, धर्म बदल कर धर्म को अपना सकते हैं। लेकिन अगर लालचवश करें तो, स्वार्थवश करें तो, ऐसे धर्म परिवर्तन को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है, अवैध घोषित किया जा सकता है, न्यायालय रद्द कर सकता है। जैसे सरला मुद्गल बनाम भारत संघ का मामला आया, एक व्यक्ति ने विवाह करने की नियत से अपनी पत्नी को छोड़ करके तलाक नहीं दिया और उसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, जिससे कि विवाह कर सके, क्योंकि वहाँ 4 जीवित पत्नियाँ रखने का अधिकार है एक साथ। केवल भारत में है, इस्लामिक कंट्रीज़ में नहीं है। तो हमारे यहाँ धर्म की व्याख्या अजीबो-गरीब है, अलग व्याख्या है। तो अ, जब अ, इस तरीके का मामला आया सुप्रीम कोर्ट ने, तो न्यायालय ने रद्द कर दिया। न्यायालय ने कहा ये धर्म परिवर्तन भी अवैध है और ये विवाह भी अवैध है। निकाह मतलब जो दूसरा किया गया, वो भी अवैध है। अंतःकरण की आज़ादी है, अंतःकरण की आज़ादी। किसी भी भय, किसी भी प्रलोभन, किसी भी स्वार्थ के वशीभूत अगर धर्म परिवर्तन किया गया है, असंवैधानिक होगा। न्यायालय रद्द कर सकता है, रद्द कर सकता है। लेकिन हाँ, अगर अंतःकरण को ध्यान में रखते हुए हमने अंतर्मन से किसी धर्म को स्वीकार कर लिया है, तो उसकी आज़ादी है पूरी। लेकिन अब चूँकि ये धर्म की स्वतंत्रता हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट है और चूँकि स्वतंत्रता का अधिकार है, इसलिए इस स्वतंत्रता का उपयोग करके हम दूसरों की स्वतंत्रता पर विघ्न भी पैदा कर सकते हैं। इसलिए इस पर निर्बंधन के आधार भी हैं। संविधान निर्बंधन के आधार भी बताता है। क्या-क्या निर्बंधन के आधार हैं? पहली बात, लोक व्यवस्था। अगर पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था, समाज में शांति भंग हो, सदाचार, समाज में सदाचार के विपरीत कार्य हो, या फिर लोक स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा हो, तो धर्म की आज़ादी छीनी जा सकती है। जैसे हमारे देश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाए गए, तो धर्म के नाम पर उसका कभी-कभी विरोध किया गया, या इस तरीके की चीज़ें जब-जब आईं, तो वहाँ पर धर्म की स्वतंत्रता को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि लोक स्वास्थ्य, सदाचार, लोक व्यवस्था, इन सब आधारों पर स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। समाज कल्याण, समाज सुधार। अगर धर्म की स्वतंत्रता समाज कल्याण, समाज सुधार में बाधक है, तो छीनी जा सकती है, छीनी जा सकती है। इसके अलावा जो धर्म से संबंधित कोई भी आर्थिक, राजनैतिक या कोई भी सेकुलर एक्टिविटी है, कोई भी सेकुलर एक्टिविटी है, तो ऐसी गतिविधियों को विनियमित करने के लिए, यानी धार्मिक छोड़कर धर्म से संबंधित। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग तिरुपति बालाजी ट्रस्ट है, माता वैष्णो देवी ट्रस्ट है, तो चढ़ावा आता है, पैसा आता है। तो जो माता वैष्णो देवी में पूजा है, अर्चना है, भोग है, आरती है, उसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि वो धार्मिक मामला है। लेकिन धर्म से संबंधित जो आर्थिक है, चढ़ावा है, जो
बाकी गतिविधियां हैं वहां राज्य नियंत्रण कर सकता है। तो राज्य ने क्या किया, एक ट्रस्ट बना दिया, गवर्नर उस ट्रस्ट का संरक्षक है, एक आईएएस उसका सीईओ है और वो पूरे ट्रस्ट के पैसे को मैनेज कर रहा है। पूरे ट्रस्ट का पैसा अब मंदिर का पैसा नहीं है, माता वैष्णो देवी मंदिर का पैसा नहीं है, बल्कि इस ट्रस्ट का पैसा हो गया जिसको सरकार रेगुलेट कर रही है, जिसको सरकार चला रही है, सरकार के नियंत्रण में काम कर रहा है। तो धर्म से संबंधित ऐसी गतिविधियों को भी राज्य विनियमित कर सकता है। और जो हिंदू धर्म की सार्वजनिक प्रकृति की संस्थाएं हैं, वो हिंदू धर्म के सभी वर्गों के लिए ओपन करने के लिए राज्य आदेश दे सकता है। हिंदू धर्म के लिए सभी वर्गों के लिए ओपन करने का मतलब क्या है? स्पष्टीकरण बनाया गया है, 2 स्पष्टीकरण, पहला और दूसरा। दूसरा स्पष्टीकरण कहता है कि जहाँ भी हिंदू शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो हिंदू का मतलब होगा सिख, जैन और बौद्ध भी, यानी जो निर्देश हिंदुओं के लिए होंगे वो सिख के लिए भी होंगे, जैन के लिए भी होंगे, बौद्ध के लिए होंगे। यानी जो हिंदू की सार्वजनिक संस्थाएं हैं उसे सिख, जैन, बौद्ध उन सब वर्गों के लिए भी ओपन किया जाएगा। और दूसरा स्पष्टीकरण कहता है कि अगर कोई व्यक्ति सिख धर्म का अनुयायी है तो सिख धर्म में कृपाण धारण करना और लेकर चलना धार्मिक आचरण का अंग माना जाएगा, क्योंकि कृपाण हथियार की श्रेणी में आता है, तो पब्लिक प्लेसेस पर लेकर चलने की मनाही है। लेकिन अगर वह व्यक्ति सिख धर्म का अनुसरण करता है, कंघा, केश, ना इस तरीके की 5 चीज़ें हैं, तो अगर वो कृपाण धारण करता है तो फिर उसे धार्मिक आचरण का हिस्सा माना जाएगा, उसे लेकर चलने की आज़ादी हो। तो आर्टिकल 25 धर्म की स्वतंत्रता के बारे में इन प्रावधानों का वर्णन करता है। आर्टिकल 26 कहता है कि धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। किसी भी व्यक्ति को धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता है। धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता है। इसका आशय क्या है? इसका आशय ये है कि कोई भी धर्म या उसका संप्रदाय किसी भी धार्मिक या पूर्त यानी चैरिटेबल कल्याणार्थ, कल्याण के लिए, धार्मिक और पूर्त उद्देश्यों के लिए कोई संस्था स्थापित कर सकता है और उसका पोषण कर सकता है। कोई भी धर्म या उसका संप्रदाय धार्मिक पर्पस के लिए या कल्याण के लिए, पूर्त चैरिटेबल पर्पस के लिए कोई भी संस्था स्थापित कर सकता है, उसका पोषण कर सकता है। धर्म के अनुसार ऐसी संस्थाओं का प्रबंध कर सकता है, मैनेज कर सकता है। और ऐसे संस्था के पक्ष में, ऐसे संस्था के पक्ष में कोई चल या अचल, जंगम, मूवेबल या अस्थावर, इमूवेबल संपत्ति प्राप्त कर सकता है। ऐसी संस्था के लिए व्यक्ति कोई भी चल अचल, जंगम मतलब, जंगम का मतलब है चल संपत्ति। चल संपत्ति का मतलब है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाई जा सके। टीवी, कूलर, फ्रिज, फैन, एसी, ये सब जंगम संपत्तियां हो गई। स्थावर मतलब जो अचल संपत्तियां हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाई जा सकती, जैसे मकान, बागीचा, कुआं, खेत, मकान, ये सारी चीज़ें अस्थावर संपत्तियां। तो ऐसे संगठन के संबंध में चल अचल संपत्तियां ली जा सकती हैं, प्राप्त की जा सकती हैं, और जो संपत्ति प्राप्त की गई है उस संपत्ति का विधि के अनुसार
उपयोग किया जा सकता है। ऐसी संपत्ति का कानून के अनुसार उपयोग किया जा सकता है। तो ये आर्टिकल 26 बताता है धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता। अब लेकिन चूंकि स्वतंत्रता है इसलिए निर्बंधन के आधार भी हैं। इस पर किन किन आधारों पर निर्बंधन लगाया जा सकता है? ऐसे धार्मिक मामलों में 3 आधार हैं। लोक व्यवस्था के आधार पर, अगर इनका प्रबंध करने में सार्वजनिक व्यवस्था भंग होती हो, सदाचार के आधार पर सदाचार भंग होता हो, लोक स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा होता हो, तो ये स्वतंत्रताएं छीनी जा सकती हैं। जो धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 में प्रोवाइड की गई है। आर्टिकल 27 कहता है कर देने के विषय में स्वतंत्रता। कर देने के विषय में स्वतंत्रता सिंपल सी बात है। प्रत्येक व्यक्ति को यह अवसर दिया गया है कि वो अपने धर्म के मामले में खर्च कर सके, जिससे राज्य को धर्म के मामले में खर्च करने से रोका जा सके। अगर हम व्यक्ति को धर्म के मामले में पैसा खर्च करने का अधिकार दे रहे हैं तो राज्य की जरूरत नहीं होगी खर्च करने की। तो आर्टिकल 27 इसी पर्पज से बनाया गया कि हम अपने धर्म के मामले में खुद खर्च कर सकें और इसकी पूरी छूट हो। तो आर्टिकल 27 कहता है कि यदि किसी व्यक्ति की आय का कोई भाग किसी धर्म के उत्थान के लिए खर्च किया जा रहा है तो हमें आय के उस भाग पर कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी जो पैसा हम धर्म के उत्थान में खर्च करेंगे वो टैक्स फ्री हो जाएगा, वो हमारी आय में जोड़ा नहीं जाएगा। तो इनकम टैक्स एक्ट में भी उसके लिए प्रावधान कर दिए गए हैं इस अनुच्छेद के तहत। आर्टिकल 28 शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और उपासना के विषय में स्वतंत्रता देता है कि स्कूलों में, कॉलेजेस में धार्मिक शिक्षा दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। तो ये 3 तरीके की शिक्षण संस्था की कल्पना करता है आर्टिकल 28। पहली शिक्षण संस्था जो राज्य द्वारा पोषित है, इसका मतलब है कि राज्य ने बनाया है, सरकार ने बनाया है, सरकार चलाती है। सरकार ने बनाया है, सरकार चलाती है। ऐसे शिक्षण संस्थाओं में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। दूसरा है ऐसी शिक्षण संस्था जो ट्रस्ट के अधीन गठित है। जैसे हिंदू, मुस्लिम, इन सब धर्म के अधीन अलग अलग ट्रस्ट बनाए जाते हैं और ट्रस्ट के अधीन कोई शिक्षण संस्था गठित कर दी जाती है। तो जो शिक्षण संस्था किसी ट्रस्ट के अधीन बनाई गई है वहां धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, वहां कोई रोक नहीं होगी, क्योंकि ट्रस्ट के अधीन बनाया गया है। ट्रस्ट बना करके बनाते हैं। जैसे कोई भी ट्रस्ट बना दिया गया, कॉन्वेंट स्कूल होते हैं, चर्च होते हैं, चर्च के अधीन वो स्कूल बनाए जाते हैं। तो वहाँ स्कूल कैंपस में ही चर्च बने होते हैं। आप किसी भी कॉन्वेंट स्कूल को देखो तो वहाँ स्कूल के कैंपस के बीच में चर्च होते हैं और वहाँ बाकायदा चर्च में प्रेयर होती है, बाइबल पढ़ाया जाता है, धार्मिक शिक्षा दी जाती है जो व्यक्ति क्रिश्चियन कम्युनिटी के होते हैं। तो ट्रस्ट के अधीन अगर कोई शिक्षण संस्था है तो वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जाती है। मदरसे बनाए जाते हैं तो वहाँ तो धार्मिक शिक्षा ही दी जाती है। अब दबाव डाला जा रहा है कि भाई कंप्यूटर और मैथ्स भी सिखाओ, साइंस भी सिखाओ। ऐसी शिक्षण संस्थाएं
जो राज्य द्वारा सहायता या मान्यता प्राप्त है। इसका मतलब ये है कि राज्य नहीं बनाता उन्हें। पहला तो राज्य द्वारा पोषण है, यानी सरकार ने बनाया है। ये राज्य द्वारा सहायता या मान्यता प्राप्त है, यानी राज्य ने नहीं बनाया, किसी भी निजी क्षेत्र ने बनाया, निजी व्यक्ति ने बनाया। राज्य ने उसे सहायता दे रखी या मान्यता दे रखी है। यहां पर अगर शिक्षा लेने वाले लोग सहमति दे दें तो उन लोगों की सहमति से धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। सहमति से धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। इस तरीके से आर्टिकल 25 से 28 के बीच ये धर्म की स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो आसान है, चीजें सरल हैं, हमारे ही अधिकार हैं। इसके बाद सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार हैं। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक के अधिकार और आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना के अधिकार। आर्टिकल 29 में दो बातें हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये मात्र नागरिकों के लिए है। पढ़ा था हम लोगों ने आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, इन 5 अनुच्छेदों में जो अधिकार दिए गए हैं वो केवल नागरिकों के लिए हैं। तो आर्टिकल 29 क्लॉज 1 ये कहता है कि प्रत्येक नागरिक को अपनी संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा, अपनी भाषा बनाए रखने का अधिकार होगा और उस भाषा की लिपि को बनाए रखने का अधिकार होगा। प्रत्येक नागरिक को अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी लिपि को बनाए रखने का अधिकार होगा। आर्टिकल 29 क्लॉज 1 ये कहता है। आर्टिकल 29 क्लॉज 2 ये कहता है कि अगर राज्य द्वारा पोषित या सहायता प्राप्त कोई शिक्षण संस्था है जिसे सरकार ने बनाया है, राज्य ने बनाया है, तो ऐसी शिक्षण संस्था में जिसका राज्य पोषण कर रहा है, तो ऐसी शिक्षण संस्था में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश देने से धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसी शिक्षण संस्थाएं जिन्हें राज्य द्वारा पोषण किया जा रहा है, उन्हें धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा के आधार पर ऐसे शिक्षण संस्थाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये अल्पसंख्यक के अधिकार हैं आर्टिकल 29 के अंतर्गत। आर्टिकल 30 में भी अल्पसंख्यक के अधिकार हैं, लेकिन यहां जो अल्पसंख्यक के अधिकार हैं वो धर्म और भाषा के आधार पर है। आर्टिकल 30 क्लॉज 1 ये कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर जो अल्पसंख्यक होंगे, जो अल्पसंख्यक धर्म और भाषा के आधार पर होंगे, उन्हें अपनी पसंद की शिक्षण संस्था की स्थापना और पोषण का अधिकार होगा। जो धर्म या भाषा पर आधारित जो अल्पसंख्यक वर्ग होंगे, उन्हें अपनी शिक्षण संस्था की स्थापना करने या पोषण करने का अधिकार होगा। अब ये बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अल्पसंख्यक माना किसे जाए। हमारे देश में अल्पसंख्यक की कोई परिभाषा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन अल्पसंख्यकों के विषय में ये अधिकार देता है, लेकिन अल्पसंख्यक को डिफाइन नहीं करता।
संविधान में कहीं अल्पसंख्यक को डिफाइन नहीं किया गया है। कहीं भी अल्पसंख्यकों के लिए कोई फिक्स क्राइटेरिया बनाया नहीं गया है। हालाँकि पीएमए पाई फाउंडेशन के मामले में न्यायालय ने कहा है कि राज्य के स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल ऐसा क्लियरली कहीं मेंशन नहीं है। केवल भारत सरकार ने यह घोषणा की है कि मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी, ये सब यानी हिंदू को छोड़कर बाकी ये सारे धर्म अल्पसंख्यक माने जाएँगे। क्यों माने जाएँगे? क्या क्राइटेरिया होगा? कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए? क्या कंडीशन होनी चाहिए? कुछ भी मेंशन नहीं है। यानी एक तरीके से अल्पसंख्यकों की घोषणा मनमानी घोषणा है। मनमानी इसलिए क्योंकि जब हम एक क्राइटेरिया बनाकर घोषित करें, तो हम उसे मनमानापन नहीं कहेंगे। लेकिन बिना किसी क्राइटेरिया के अगर घोषणा करते हैं, तो वो मनमानापन कहलाता है। तो आज भी अल्पसंख्यक की परिभाषा हमारे देश में विवादास्पद है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करता, न्यायालय ने भी बहुत स्पष्टीकरण अच्छा नहीं दिया है और सरकारों ने हमेशा इसका दुरुपयोग किया है। और यही कारण है कि जैसे नागालैंड, मिज़ोरम, यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म मानने वाले लोगों की संख्या 95% से ज़्यादा है। वहाँ रहने वाली जो जनजातियाँ हैं वो 100% क्रिश्चियन धर्म को फ़ॉलो करती हैं, 100% कन्वर्जन है वहाँ, 100% धर्मांतरण है वहाँ। तो वो क्रिश्चियन धर्म को मानती हैं और इन धर्मों को मानने वाले लोगों की संख्या 95-96% से ज़्यादा है। फिर भी ईसाई माइनॉरिटी में गिने जाते हैं और बाकी जैसे हिंदू 2% हैं, 3% हैं, वो बहुसंख्यक में गिने जाते हैं। अजीबो-गरीब सी व्यवस्था है, अजीब-सी विसंगति है। तो कहीं न कहीं जो अल्पसंख्यक की डेफ़िनिशन है, अल्पसंख्यक का मानदंड है, उसे चेंज करने की ज़रूरत है, उसमें स्पष्टीकरण लाने की आवश्यकता है। क्योंकि संविधान इस तरीके से तो मनमाने तरीके से काम करने की इजाज़त नहीं दे सकता। लेकिन मज़ेदार बात ये है कि संविधान के नाम पर ऐसा ही मनमानापन चला आ रहा है। ये सबसे मज़ेदार बात है। मज़ेदार इसलिए कह रहा हूँ, वैसे तो दुखद है, लेकिन मज़ेदार बात ये है कि जितने भी संविधान के रक्षक हैं, उनको ये समस्या नज़र नहीं आती। उनको ये समस्या ही नज़र नहीं आती। तो अजीबो-गरीब व्याख्या है संविधान की और सारी चीज़ों की। आर्टिकल 30 क्लॉज़ 2 आर्टिकल 30 क्लॉज़ 2 ये कहता है कि अगर राज्य शिक्षण संस्थाओं को कोई सहायता देता है, तो शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने में भेदभाव नहीं होगा। सहायता देने में भेदभाव नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई शिक्षण संस्था धर्म या भाषा के आधार पर बनाई गई है, तो धर्म और भाषा के आधार पर बनाई गई शिक्षण संस्थाओं को भी राज्य के द्वारा सहायता दी जाएगी, उसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन ये पूरा जो आर्टिकल 30 है, इस पूरे आर्टिकल 30 के लिए एक अपवाद है और वो अपवाद है आर्टिकल 15 क्लॉज़ 5। हमने 15 क्लॉज़ 5 में ये पढ़ा था, आर्टिकल 15 क्लॉज़ 5 में हमने ये पढ़ा था कि निजी क्षेत्रों की शिक्षण संस्थाओं में भी आरक्षण दिया जा सकता है अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अल्पसंख्यकों के लिए। लेकिन संविधान में ये प्रावधान कर दिया गया है कि अगर ऐसी शिक्षण संस्थाएं अनुच्छेद 30 के अधीन बनाई गई हैं, धर्म और भाषा के आधार पर बनाई गई हैं, तो वहाँ अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू नहीं होगा। ये एक्सेप्शन है। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो विवाद है, हम लोगों ने देखा, अभी तक हालाँकि ये निर्णय नहीं आया स्पष्ट रूप से कि उसे अल्पसंख्यक माना जाए या ना माना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, वो भी बहुत स्पष्ट नहीं है, वो भी बहुत क्लियर नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि किसी भी संस्था को केवल गठन के आधार पर अल्पसंख्यक नहीं माना जा सकता। तो अब इसे माना जाए या ना माना जाए, ये चिंता का विषय है। ये अभी भी क्लैरिटी नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपने आप को अल्पसंख्यक मानने पर इसलिए तुला हुआ है, क्योंकि अगर उसे अल्पसंख्यक का दर्जा मिल जाएगा,
तो इतनी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होते हुए भी, बहुत बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, संसद के कानून से बनाई गई है अब, तो इतनी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होते हुए भी वहाँ अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों, इन सब के आरक्षण हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएँगे और उन्हें ये अधिकार मिल जाएगा कि वो मुस्लिम वर्ग के लिए आरक्षण दे सकें। इसलिए वो इस बात पर बल देना चाहते हैं कि इसे अल्पसंख्यक का दर्जा मिल जाए। हालाँकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मानने से मना कर दिया था, क्योंकि न्यायालय ने कहा भई संसद ने कानून बना के किया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो अल्पसंख्यक का दर्जा कैसे मिले? हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि संसद ने कानून बना के कर दिया तो इसका क्या मतलब है कि अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया जा सकता? ये कोई बात नहीं है। लेकिन इसे अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, न्यायालय ने कोई स्पष्ट निर्णय भी नहीं दिया। तो आज भी, अभी भी निर्णय में स्पष्टता नहीं है। तो ऐसे मुद्दे विवादों में हैं, हमेशा विवादों में रहे हैं। तो ये हो गया अनुच्छेद 30। इसके बाद फिर जो अंतिम मूलाधिकार है, वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि अगर ये अनुच्छेद 32 का अधिकार नहीं होता, तो सारे मूलाधिकार बेईमानी होते, सारे मूलाधिकारों का कोई अर्थ नहीं होता। क्योंकि अनुच्छेद 32 के कारण ही सारे अधिकारों का हनन रोका जा सकता है, सारे मूलाधिकारों को लागू करवाया जा सकता है। इसलिए अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा। अब यहाँ पर यह ध्यान रखना कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि संविधान की आत्मा क्या है, तो हम अनुच्छेद 32 आंसर नहीं करेंगे। हमारा आंसर प्रियम्बल होगा, उद्देशिका होगी। आत्मा डराती, तो यहाँ आंसर गलत हो जाएगा अगर हम अनुच्छेद 32 कर दें। अगर हमसे ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान की आत्मा क्या है, तो हमारा आंसर प्रियम्बल होगा, उद्देशिका होगी। अगर ये पूछा जाए कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है, तब अनुच्छेद 32 होगा, तब अनुच्छेद 32 होगा। और ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है, तो उन्होंने मूलाधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को संयुक्त रूप से संविधान की आत्मा बताया है। अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय को, यानी सुप्रीम कोर्ट को, मूल अधिकार का संरक्षक घोषित करता है। यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि मूलाधिकारों का संरक्षक, संविधान का संरक्षक कौन है? तो संविधान और मूलाधिकारों का संरक्षक उच्चतम न्यायालय है। हालांकि संविधान के संरक्षण की शपथ राष्ट्रपति भी लेता है, राज्यपाल भी लेता है, लेकिन वे सब डी ज़्यूरे हेड हैं, डी फैक्टो नहीं है, वास्तविक मुखिया नहीं है। वो सब वास्तविक मुखिया नहीं है, वो नाम मात्र के प्रधान है। इसलिए और उच्चतम न्यायालय वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है। इसलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि संविधान का संरक्षक कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट। मूलाधिकारों का संरक्षक कौन है? आर्टिकल 32 कहता है सुप्रीम कोर्ट। अब जब सुप्रीम कोर्ट मूलाधिकारों का संरक्षक है, तो संरक्षक के रूप में ये कोई आदेश भी पारित कर सकता है, कोई निर्देश भी पारित कर सकता है और 5 तरीके की रिट जारी कर सकता है। रिट जारी कर सकता है। रिटें न्यायालय के द्वारा जारी की जाने वाली बाध्यकारी प्रकृति के आदेश हैं, लिखित आदेश हैं। वैसे आदेश तो मौखिक भी दिया जा सकता है, लेकिन रिटें हमेशा लिखित होती हैं, हमेशा, और बाध्यकारी होती हैं। कोई अवहेलना करेगा तो न्यायालय अवमानना के आरोप में सजा देगा, तो इसलिए अवहेलना नहीं हो सकती। तो कौन कौन सी रिटें हैं? 5 तरीके की रिटें हैं जो न्यायालय मूलाधिकारों के प्रवर्तन के लिए लागू कर सकता है। पहला है हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये सारी रिटें, ये लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा के शब्द है। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव अ बॉडी ऑफ, शरीर को प्राप्त करना, शरीर को प्राप्त करना। तो हैबियस कॉर्पस की रिट न्यायालय तब जारी करता है। देखो, रिट न्यायालय जारी करता है। बोलचाल में हम कह देते हैं न्यायालय में रिट कर दो, तो हम गलत अभिव्यक्तियां देते हैं। हम न्यायालय में रिट कैसे कर सकते हैं?
रिट तो न्यायालय के द्वारा जारी किया जाने वाला बाध्यकारी आदेश है, न्यायालय जारी करेगा, हम नहीं कर सकते। तो रिट न्यायालय जारी करता है। हैबियस कॉर्पस की रिट न्यायालय तब जारी करता है जब किसी व्यक्ति को बंदी बनाए जाने का परीक्षण किया जाना है। हम क्लेम करते हैं कि किसी व्यक्ति को गलत तरीके से बंदी बना लिया गया है। तब न्यायालय हैबियस कॉर्पस की रिट जारी करके उस व्यक्ति के बंदी बनाए जाने के औचित्य और आधारों का परीक्षण करता है। यदि उस व्यक्ति को गलत तरीके से बंदी बनाया गया है तो न्यायालय मुक्त कराने का आदेश देता है। ऐसी प्रक्रिया के दौरान न्यायालय उस व्यक्ति को सशरीर न्यायालय में उपस्थित कराने का आदेश भी दे सकता है। तो इसे हैबियस कॉर्पस की रिट कहते हैं। ये रिट ये अकेली ऐसी रिट है ये अकेली ऐसी रिट है जिसकी हम न्यायालय से अधिकार पूर्वक मांग कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती है। इसलिए बाकी रिटें न्यायालय अपने विवेक से जारी करता है, लेकिन हम न्यायालय से स्पष्टीकरण मांग सकते हैं कि आप क्यों नहीं जारी कर रहे हो, जारी करो, जरूरी है हमारे लिए। तो अधिकार पूर्वक मांग कर सकते हैं। ये एकमात्र ऐसी रिट है जो राज्य के विरुद्ध अन्य इकाइयों के विरुद्ध भी जारी होती है, जबकि जो हैबियस कॉर्पस के अलावा अन्य रिटें हैं वो केवल राज्य के विरुद्ध जारी होती हैं, स्टेट के खिलाफ जारी होंगी, क्योंकि मूलाधिकार स्टेट के खिलाफ उपलब्ध होंगे। लेकिन बंदी प्रत्यक्षीकरण, चूंकि व्यक्ति को बंदी बना लिया गया है, इसलिए किसी व्यक्ति के खिलाफ, किसी निजी संस्था के खिलाफ भी जारी हो सकती है, जो हैबियस कॉर्पस की रिट है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को कानूनन बंदी बनाया गया है, विधिक रूप से बंदी बनाया गया है, सही तरीके से बंदी बनाया गया है, न्यायालय के आदेश पर बंदी बनाया गया है, न्यायालय की अवमानना में बंदी बनाया गया है, तब हैबियस कॉर्पस की रिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तब ट्रैक नहीं करेगी। तो अवैध रूप से बंदी बनाया गया है तभी जारी होगी। दूसरा है मैंडमस। परमादेश, समादेश, अधिदेश, हिंदी में बहुत सारे नाम होते हैं, कुछ भी लिख सकते हो, इसीलिए मैं इंग्लिश वर्जन को फोकस करता हूं, वरीयता देता हूं। वी कमांड, हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, न्यायालय आदेश देता है। कब आदेश देता है? जब कोई पब्लिक अथॉरिटी, केवल पब्लिक अथॉरिटी, लोक प्राधिकारी, बाकी नहीं, प्राइवेट वगैरह नहीं, जब कोई पब्लिक अथॉरिटी किसी काम को करने के लिए कानून से बंधा है, यानी कानूनन ये उसकी जिम्मेदारी है, कानूनन उसकी जिम्मेदारी है, तभी। तो अगर किसी लोक प्राधिकारी की कोई भी जिम्मेदारी कानूनन जिम्मेदारी है जो उसे करनी चाहिए और वो नहीं कर रहा है, तो हम न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं। न्यायालय मैंडमस की रिट जारी कर सकता है कि हम आदेश देते हैं, कमांड। न्यायालय ऑर्डर नहीं दे रहा है, कमांड दे रहा है, मानना ही पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा, तो अवमानना हो जाएगी। तो किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को न्यायालय कार्य कराने का आदेश देता है, बाध्य करता है। को वारंटो, अधिकार पृच्छा। बाय व्हाट अथॉरिटी, किस प्राधिकार से, किस प्राधिकार से, इसका मतलब यह है को वारंटो भी किसी पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट जारी होगी, किसी पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट जारी होगी, या ये सब ऐसे अथॉरिटी के अगेंस्ट भी जारी हो सकते हैं जो पब्लिक जिम्मेदारियां निभाते हैं, सार्वजनिक, क्योंकि अब तो निजीकरण हो रहा है ना, राज्य का दायरा संकुचित हो रहा है, तो जो निजी संस्थाएं हैं और सार्वजनिक काम कर रही हैं उनके खिलाफ भी बनेगा मैंडमस। सार्वजनिक पदाधिकारी, सार्वजनिक कार्य करने वाले लोगों के खिलाफ है। को वारंटो, अधिकार पृच्छा, अधिकार के बारे में पूछना। कब पूछना? जब किसी अधिकारी पर यह आरोप लगाया जाए कि वह अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा से बाहर जाकर कार्य कर रहा है, जो जिम्मेदारियां उसे नहीं दी गई हैं वह उन जिम्मेदारियों का भी आहरण कर ले रहा है, जो काम उसे नहीं सौंपे गए हैं वो काम भी वो कर ले रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ को वारंटो रिट जारी की जाएगी और उसे अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा में रहकर कार्य करने के लिए बाध्य किया जाएगा। तो इसको कहते हैं को वारंटो, अधिकार पृच्छा, यानी अधिकारों का स्पष्टीकरण मांगते हैं, पूछते हैं भाई बताओ किस अधिकार से तुम ये काम कर रहे हो, और हर अधिकारी को उसके अधिकार क्षेत्र की सीमा में रहकर कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है।
दूसरे के अधिकार के क्षेत्र में जाकर कार्य करने से रोका जाता है। अगर कोई दूसरे पद की ज़िम्मेदारियाँ निभा रहा है तो उसे रोका जाता है। प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, सर्शियोरेरी, उत्प्रेषण। प्रोहिबिशन मतलब टू फॉरबिड, रोकना, रोकना, और सर्शियोरेरी मतलब टू बी सर्टिफाइड, प्रमाणित होना। अब ये जो दोनों रीटें हैं, ये केवल अर्धन्यायिक या न्यायिक कार्य करने वाली इकाइयों के विरुद्ध ही जारी करेंगे। न्यायिक कार्य न्यायालय करते हैं। अर्धन्यायिक कार्य वो हैं जो न्याय करने जैसे हैं, लेकिन न्यायालय नहीं कर रहा है, जैसे ट्रिब्यूनल्स हैं या अन्य इकाइयां हैं। तो जो भी न्यायिक और अर्धन्यायिक कार्य करेगा, केवल उन्हीं के खिलाफ ये रिट एग्जिस्ट करेंगी। दो दशाएं हैं, दो रिटें हैं। पहली दशा है कार्यवाही चल रही है, और दूसरी है कार्यवाही पूरी हो चुकी है, निर्णय सुनाया जा चुका है। दोनों दशाओं के लिए रिटें हैं। जब कार्यवाही चल रही है और लगता है मूलाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो फिर न्यायालय में मुकदमा किया जा सकता है। न्यायालय प्रोहिबिशन की रिट जारी करता है, और प्रोहिबिशन की रिट जारी करके उस कार्यवाही को वहीं रोक देता है। टू फॉरबिड, कार्यवाही को वहीं रोक देता है। इस प्रकार ये निगेटिव है नेचर में। लेकिन अगर मान लो कार्यवाही पूरी हो चुकी हो, निर्णय सुनाया जा चुका हो, तब पता चले कि अधिकार छिन गए, तब फिर न्यायालय में मुकदमा होगा। न्यायालय सर्शियोरेरी की रिट जारी करेगा। सर्शियोरेरी की रिट दोहरे प्रकृति की होती है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों होती है, क्योंकि न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय से प्रमाण मांगेगा, अर्ध न्यायिक इकाई से प्रमाण मांगेगा कि बताओ तुमने किस आधार पर यह निर्णय सुनाया है। और जब तक न्यायालय प्रमाणों से संतुष्ट नहीं हो जाता, तब तक के लिए जो निर्णय लिया गया था, उस निर्णय को लागू होने से रोक देता है, कि वो निर्णय तब तक कार्यान्वित नहीं होगा, वो निर्णय लागू नहीं होगा। तो ये 5 तरीके की रिटें हैं जो सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। अब इन रिटीय क्षेत्राधिकार, जैसे जो उच्चतम न्यायालय है और उच्च न्यायालय, रिटें जारी करने का अधिकार दोनों के पास है। उच्चतम न्यायालय पूरे देश के लिए रिट जारी करता है, उच्च न्यायालय केवल अपने अपने राज्य के लिए रिट जारी करता है। उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार आर्टिकल 32 में दिया गया है, जिसमें वह केवल मूल अधिकार के उल्लंघन पर रिट जारी कर सकता है। मूल अधिकार के उल्लंघन पर रिट जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय को जो रिट जारी करने की शक्ति दी गई है, वो आर्टिकल 226 में दी गई है। ये भाग 6 का आर्टिकल है, भाग 6 का आर्टिकल है, और इसमें यह मूल अधिकार के उल्लंघन पर भी रिट जारी कर सकता है, और मूल अधिकार के उल्लंघन के अलावा अदर पर्पजेस के लिए भी रिट जारी कर सकता है। अन्य प्रयोजन के लिए, अन्य उद्देश्यों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। अन्य प्रयोजन का मतलब क्या है कि अगर मूलाधिकारों का उल्लंघन नहीं भी है, जमीन का मुकदमा है, मकान का मुकदमा है, कोई भी सिविल मुकदमा है, नौकरी का मुकदमा है, कोई भी मुकदमा है, तो उसके लिए भी हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। लेकिन केवल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट केवल मूलाधिकारों के उल्लंघन पर मुकदमा दायर कर सकता है आर्टिकल 32 के तहत। लेकिन हाई कोर्ट मूलाधिकारों के उल्लंघन पर भी रिट जारी कर सकता है, और उसके अलावा भी अदर पर्पजेस के लिए रिट जारी कर सकता है। तो जिन विषयों पर रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है, वो क्षेत्र हाई कोर्ट का थोड़ा ज़्यादा बड़ा है सुप्रीम कोर्ट की तुलना में। हालांकि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय होता है, सारी शक्तियां उसकी ज़्यादा होती हैं, लेकिन इस पावर को छोड़कर यहाँ पर इसके पास पावर ज़्यादा है, हाई कोर्ट के पास पावर ज़्यादा है। तो ये दोनों के रिटीय क्षेत्राधिकार की तुलना है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए। ये फंडामेंटल राइट हो गए। अब याद करो, हमने जब चर्चा शुरू की थी तो हमने आपको बताया था कि
6 फंडामेंटल राइट हैं और उन 6 फंडामेंटल राइट के बारे में हमने चर्चा पूरी कर ली। फिर हमने बताया था कि संविधान में मूलाधिकारों के अपवाद भी दिए गए हैं, एक्सेप्शन भी दिए गए हैं। तो क्या एक्सेप्शन है मूलाधिकारों के? हम लोग अपवाद पढ़ लेते हैं। फंडामेंटल राइट के अपवाद क्या-क्या अपवाद हैं? देखो, पहला अपवाद है आर्टिकल 31 ए। ये कहता है संपत्ति का अनिवार्य अर्जन, यानी राज्य को ये अधिकार है कि वह किसी की भी संपत्तियां ले सकता है। जैसे भूमि अधिग्रहण कहते हैं जिसे, जमीन लेना सरकार के द्वारा भूमि अधिग्रहण, संपत्ति को अनिवार्य रूप से ले सकती है, किसी कंपनी का दायित्व ले सकती है, निगम का विलय कर सकती है, स्वामित्व अपने हाथ में ले सकती है। जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया ना, ऐसे समझ लो। जमीन, सरकार जमीन ले लेती है सड़क बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए। तो इसको कहते हैं संपत्ति का अनिवार्य अर्जन। राज्य लोगों की संपत्तियां ले सकता है, लोकहित के लिए लेगा, लेकिन संपत्ति लेने पर मुआवजा भी देगा। बिना मुआवजा के नहीं लेगा, स्वार्थ के लिए नहीं लेगा, बिना मुआवजा के नहीं लेगा, लोकहित के लिए लेगा, मुआवजा देकर लेगा, कंपनसेशन देकर लेगा। और अगर ऐसा करता है तो इसे अनुच्छेद 14, 19 इन सब के आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी। ये पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, 1951 द्वारा। इसी संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 31 क्लॉज बी भी जोड़ा गया और ये कहता है कुछ विधियों का विधिमान्यीकरण। बेसिकली ये सारे प्रावधान इसलिए जोड़े गए, लीगलाइजेशन ऑफ सर्टेन लॉज, क्योंकि भूमि सुधार करना था सरकारों को, राज्य सूची का विषय था, क्योंकि भूमि राज्य सूची का विषय है, राज्यों को करना था। राज्य जब भूमि सुधार के कानून बनाते थे तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार हुआ करता था 1978 से पहले। तो जिनकी संपत्तियां राज्य लेता था वो न्यायालय चले जाते थे। अलग अलग हाई कोर्ट अलग अलग निर्णय देते थे। कुछ हाई कोर्ट संपत्ति के अधिकार को वरीयता देते थे, कुछ हाई कोर्ट सरकार के भूमि सुधार को वरीयता देते थे। तो हाई कोर्ट के निर्णय अलग अलग आने लगे एक ही जैसे मामले में। तो अजीब सी अव्यवस्था पूरे देश में पैदा हो गई। कुछ हाई कोर्ट संपत्ति के अधिकार को वरीयता देने लगे, कुछ हाई कोर्ट भूमि सुधार को, कि भाई भूमि सुधार जरूरी है, क्योंकि भूमि सुधार संपत्तियों का न्यायपूर्ण वितरण करता है, गरीबों को खेती योग्य जमीन दिलाता है गांव में, तो जरूरी था, ये बेहद जरूरी था। तो अब किया क्या जाए? तो जब अलग अलग हाई कोर्ट अलग अलग फैसला देने लगे, तब फिर संसद ने यह तय किया कि इसको स्पष्ट किया जाए, इसकी स्थिति स्पष्ट की जाए। तो पहला संविधान संशोधन किया गया इसी बात को स्पष्ट करने के लिए और भूमि सुधार को वरीयता देने के लिए, क्योंकि ये सब हमारे यहाँ सामाजिक आर्थिक न्याय स्थापित करने के लिए बेहद जरूरी था, जो उद्देशिका का लक्ष्य है। इसीलिए संपत्ति को अ, सरकार के हाथ में लेने का अधिकार दे दिया गया आर्टिकल 31 क्लॉज ए के अंतर्गत, लोकहित के लिए केवल मुआवजे के साथ। और आर्टिकल 31 क्लॉज बी जोड़ा गया और इसमें प्रावधान कर दिया गया कि एक 9वीं अनुसूची जोड़ी जाएगी, 9th शेड्यूल जोड़ा जाएगा। जो कानून 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिए जाएंगे, न्यायालय उनका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकेगा। यानी अब न्यायालय में मुकदमेबाजी नहीं होगी जैसे होती थी। तो न्यायालय में अब मुकदमेबाजी रोक दी गई, वही न्यायालय में मुकदमेबाजी नहीं होगी 9वीं अनुसूची को शामिल करके। तो 9वीं अनुसूची का लक्ष्य था भूमि सुधार कार्यक्रमों को संरक्षण देना। तो आज 284 से ज़्यादा लगभग 284 कानून हैं 9वीं अनुसूची में, क्योंकि आगे चलकर 9वीं अनुसूची का दुरुपयोग शुरू हो गया। 9वीं अनुसूची बनाई गई थी भूमि सुधार कानूनों के लिए, कि राज्य भूमि सुधार कानून बनाएं, संसद को भेजें, संसद संविधान संशोधन करके उन कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दे। जो कानून 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिए जाएंगे, न्यायालय में उनको चुनौती नहीं दी जाएगी। लेकिन जब राज्यों को लगा, राजनेताओं को लगा ये तो अच्छा तरीका है, कोई भी कानून इसमें डाल दो तो चुनौती ही नहीं दी जाएगी, तो इसका दुरुपयोग शुरू हो गया। आरक्षण का कानून डाल दिया इसमें और तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन दे दिया, जबकि आरक्षण की सीलिंग 50% थी।
केवल आपवादिक दशाओं में एक्सीड किया जा सकता है। तमिलनाडु ने आरक्षण का कानून डलवा दिया इसमें। इसी तरीके से खान, खनिज, फैक्ट्री, वन, आरक्षण, ये सब कानून इसमें शामिल किए जाने लगे। जबकि अनुसूची बनाई गई थी भूमि सुधार के लिए, यानी दुरुपयोग शुरू हो गया। जो हमारे यहाँ राजनेताओं का विलक्षण गुण है, कोई भी व्यवस्था बनाओ, उसका मिसयूज़ कैसे होता है वो तुरंत बता देते हैं और करने लगते हैं। तो 9वीं अनुसूची का मिसयूज़ शुरू हो गया। जब 9वीं अनुसूची का मिसयूज़ शुरू हो गया तो आगे चल कर के सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोकने के लिए जजमेंट दिया। आई.आर. कोहिल्यो बनाम तमिलनाडु राज्य का मामला बड़ा ही लीडिंग जजमेंट माना जाता है 2007 का, क्योंकि इससे 9वीं अनुसूची के दुरुपयोग को रोका गया। न्यायालय ने कहा कि भाई ठीक है, वह 9वीं अनुसूची के कानूनों का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकता, लेकिन न्यायालय ने इस मामले में यह कहा कि वह 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए कानूनों की आधारभूत ढांचे के उल्लंघन के आधार पर जांच अवश्य कर सकता है कि कहीं ये बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन तो नहीं करता। इसलिए जो ब्लैंकेट इम्यूनिटी मिल गई थी 9वीं अनुसूची को कि कहीं कोई भी जांच नहीं हो सकती थी और 9वीं अनुसूची का दुरुपयोग शुरू कर दिया देश के राजनेताओं ने, न्यायालय ने इस मामले में जजमेंट देकर के 9वीं अनुसूची के दुरुपयोग पर अंकुश लगाया है। इसके बाद फिर आर्टिकल 31 क्लॉज सी जोड़ा गया है। 31 क्लॉज सी को जोड़ा गया 25वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा। ये कहता है कुछ नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता किनको दिया जाएगा? ये कहता है आर्टिकल 39 क्लॉज बी और आर्टिकल 39 क्लॉज सी। ये दो नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद ऐसे हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग नीति निर्देशक तत्व में। 39 बी कहता है संपत्तियों का न्यायपूर्ण वितरण हो। 39 सी ये कहता है कि किसी अलाभकारी हाथों में संपत्ति जाने न पाए। कोई विजय माल्या न बनने पाए, मेहुल चौकसी न बनने पाए, नीरव मोदी न बनने पाए। अहितकारी हाथ हैं। इंडिगो ने जो काम किया अहितकारी काम है, तो संपत्तियां अहितकारी हाथों में ना इकट्ठी होने पाए, राज्य ये देखे। तो आर्टिकल 39 बी और सी न्यायपूर्ण वितरण को सुनिश्चित करता है। तो 31 सी ये कहता है कि अनुच्छेद 39 बी और सी को लागू करने के लिए जो विधि बनाई जाएगी निर्मित विधि को अनुच्छेद 14, 19 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 31 क्लॉज सी कहता है कि अनुच्छेद 39 बी और सी ये दो नीति निर्देशक तत्व ऐसे हैं जिनको मूलाधिकारों पर वरीयता दी गई है कि अगर संपत्तियों के न्यायपूर्ण वितरण के लिए कोई कानून बनाया जाता है तो उसे अनुच्छेद 14 और 19 के उल्लंघन के आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। ये 31 क्लॉज सी का प्रावधान है जो 25वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसमें एक बात और जोड़ी गई थी, इसमें यह भी लिख दिया गया था कि अगर नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए कोई भी कानून बनाया जाता है तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। तो इसे केशवानंद भारती के मामले में न्यायालय ने रद्द कर दिया था, इस वाले हिस्से को, इसलिए यही हिस्सा बचा है, वो वाला रद्द हो चुका है। इसके बाद आर्टिकल 33 कहता है कि संसद जो निम्नलिखित इकाइयां हैं उनके फंडामेंटल राइट में कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकती है, कोई भी सुधार कर सकती है, कोई भी चेंज कर सकती है। किनके मूलाधिकारों में? सेना के मूलाधिकारों में। जो खुफिया संगठन के सदस्य हैं उन खुफिया संगठन के सदस्यों के लिए,
या कानून व्यवस्था से जुड़े जो लोग हैं उनके मूलाधिकारों में और उपर्युक्त के बीच जो संचार स्थापित करें उनके लिए। क्यों? क्योंकि ये लोग बहुत खुफिया तरीके की जानकारी रखते हैं, देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई जानकारी रखते हैं। अगर इनके वाक और अभिव्यक्ति को सीमित ना किया जाए तो ये इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। ऐसा न कर सकें इसलिए संसद को ये अधिकार दिया गया कि सेना, खुफिया संगठन, कानून व्यवस्था से जुड़े हुए जो संगठन हैं उनके सदस्य और इन सब के बीच जो संचार अवेलेबल कराते हैं, कम्युनिकेशन अवेलेबल कराते हैं, इनसे जुड़े हुए संगठनों के जो सदस्य हैं उनके मूलाधिकारों पर कोई भी संशोधन, कोई भी मॉडिफिकेशन पार्लियामेंट कर सकती है मूलाधिकारों के समय। आर्टिकल 34 कहता है कि अगर देश में मार्शल लॉ लागू हो, मार्शल लॉ लागू हो, सैनिक कानून कहते हैं, सैनिक कानून लागू हो, तो ऐसी दशा में मूलाधिकार पर रोक लगाई जा सकती है। मूलाधिकार पर रोक लगाई जा सकती है, किसी भी मूलाधिकार पर, किसी भी मूलाधिकार। अब देखो ये मार्शल लॉ है, मार्शल रूल नहीं, मार्शल रूल, सैनिक शासन, ये नहीं है, ये नहीं है हमारे यहाँ। मार्शल रूल अलग होता है, मार्शल लॉ अलग होता है। मार्शल रूल क्या होता है? मार्शल रूल होता है, सैनिक शासन होता है जब सेना द्वारा शासन हो चलाया जाए या सरकार चलाई जाए। जैसे इस समय देखो म्यांमार में चल रहा है तो सेना सरकार चला रही है। पाकिस्तान में अक्सर सेना प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को किनारे करके धक्के मार के खुद शासक बन बैठती है। तो जहां सेना सरकार चलाने लगती है, सेना राष्ट्रपति बन जाती है, प्रधानमंत्री बन जाती है, जैसे परवेज मुशर्रफ, जनरल जियाउल हक, अयूब खान, ये सब वहाँ के सैनिक शासक थे। तो जब सेना सरकार चलाने लगती है तो उसे सैनिक शासन कहते हैं। हमारे यहाँ सैनिक शासन नहीं हो सकता क्योंकि हमारे यहाँ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में एक अंतर है, एक समन्वय भी है दोनों में, लेकिन एक गैप है। इसलिए सैनिक शासन भारत में नहीं हो सकता, लेकिन सैनिक कानून भारत में लागू हो सकता है। सैनिक कानून का मतलब क्या होता है? सैनिक कानून का मतलब होता है सेना द्वारा प्रशासन चलाना अस्थायी तौर पर, सरकार चलाना नहीं। सैनिक शासन में सेना सरकार चलाने लगती है, वही प्रधानमंत्री, वही राष्ट्रपति, वही न्यायाधीश, सब कुछ वही, जैसे पाकिस्तान में हो जाता है, म्यांमार में है। लेकिन सैनिक कानून जहां लागू होता है वहां सेना सरकार नहीं बनाती, नहीं चलाती, वहां कभी कभी प्रशासन चलाती है जरूरत पड़ने पर। जैसे अगर कभी कभी कहीं, अब तो नहीं होता ऐसा, पहले बहुत होता था कि कहीं अगर कोई हिंसा इतनी भड़क गई कि कंट्रोल नहीं हो पा रही है, पुलिस नहीं कंट्रोल कर पा रही, सीआरपीएफ के जवान नहीं कंट्रोल कर पा रहे, तब सेना बुला ली जाती थी। तो जैसे सेना की तैनाती होती है, सेना फ्लैग मार्च करती है, अपना झंडा लगा के चारों पूरे इलाके में घूमती है कि अब हम आ गए, अब यहाँ का आज से मेरा कानून चलेगा, सेना का कानून चलेगा। हफ्ते 2-4 दिन, हफ्ते भर सेना रहती है। जैसे वहाँ की स्थिति सामान्य हुई, वो जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक को फिर से जिले का कार्यभार सौंप के वापस चली जाती है। जब तक हफ्ते 10 दिन रहती है तब तक सेना अपने हिसाब से मेंटेन करती है वहाँ लॉ एंड ऑर्डर। फिर डीएम और एसपी का आदेश नहीं रहता, वहाँ सेना का आदेश चलता है। इसीलिए उसे सेना का कानून कहते हैं कि वहाँ सेना का कानून लागू हो जाता है 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए। जैसे स्थिति नॉर्मल होगी सेना वहाँ से चली जाएगी। तो मार्शल लॉ, तो अगर हमारे देश में मार्शल लॉ लागू होता है तो मूलाधिकार छीने जा सकते हैं। आर्टिकल 34, ये भाग 3 में अपवाद दिए गए हैं। इसके बाद कुछ अपवाद भाग 18 में है, भाग 18 में है।
भाग 18 में आर्टिकल 358 है। आर्टिकल 358 ये कहता है कि अगर युद्ध के आधार पर और बाह्य आक्रमण के आधार पर अगर राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया है, युद्ध के आधार पर और बाह्य आक्रमण के आधार पर अगर राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया है, तो आर्टिकल 19 तुरंत निलंबित हो जाएगा, अपने आप निलंबित हो जाएगा, अपने आप निलंबित हो जाएगा, पूरे देश में निलंबित हो जाएगा। तब तक निलंबित रहेगा जब तक देश के किसी भी कोने में राष्ट्रीय आपात लागू रहे। और जैसे ही पूरे देश से राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा वापस ली जाती है, वैसे ही अनुच्छेद 19 के अधिकार पूरे देश में जीवित हो उठते हैं। भले ही आपात की उद्घोषणा एक छोटे से भाग में हो, लेकिन अनुच्छेद 19 का अधिकार पूरे देश में निलंबित हो जाता है। आर्टिकल 359 कहता है कि अनुच्छेद 19 के अतिरिक्त, ये तो 19 की बात हो गई, अनुच्छेद 19 के अतिरिक्त कौन कौन से मूलाधिकार निलंबित किए जाएंगे, किन किन क्षेत्रों में निलंबित किए जाएंगे, कितनी अवधि के लिए निलंबित किए जाएंगे, राष्ट्रपति घोषणा करेगा। राष्ट्रपति द्वारा घोषणा होगी कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट का निलंबन होगा, कौन कौन से फंडामेंटल राइट रोके जाएंगे। राष्ट्रपति घोषणा करेगा कौन कौन से फंडामेंटल राइट निलंबित किए जाएंगे, लेकिन शर्त ये है कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के अधिकार कभी निलंबित नहीं होंगे, कभी निलंबित नहीं होंगे। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के मूलाधिकार कभी निलंबित नहीं किए जाएंगे। आर्टिकल 20 अपराधों की दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, जिन पर अपराध करने का आरोप लगाया गया है, जो हमने पढ़ा, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जेपेडी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, दोहरे दंड से संरक्षण, आत्माभिशंसन से संरक्षण। तो अनुच्छेद 20 का अधिकार, अनुच्छेद 21 का अधिकार, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ये कभी निलंबित नहीं किए जाएंगे, लेकिन केवल आपातकाल के दौरान। अगर मार्शल लॉ लागू है तो मार्शल लॉ में कोई रोक नहीं है, कोई भी अधिकार निलंबित किया जा सकता है, मार्शल लॉ में कोई भी अधिकार निलंबित किया जा सकता है। लेकिन अगर आपातकाल लगा है 352 वाला, तो अनुच्छेद 20 और 21 के मूलाधिकार कभी निलंबित नहीं किए जाएंगे, बाकी किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति बताएगा कब, कितना, कहाँ। तो ये मूलाधिकारों का निलंबन है और ये मूलाधिकारों के अपवाद हैं। अब हम लोगों ने फंडामेंटल राइट के बारे में लगभग सारी चीज़ें पढ़ ली और केवल हम लोग अब लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं फंडामेंटल राइट के संबंध में, कि फंडामेंटल राइट को वैश्वीकरण ने किस तरीके से प्रभावित किया है। ग्लोबलाइजेशन ने पूरी व्यवस्था को प्रभावित किया है, पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज किया है, प्रभावित किया है। पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, निगेटिव इम्पैक्ट भी है। तो हमारा कंसर्न यहाँ केवल फंडामेंटल राइट के लिए है। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है फंडामेंटल राइट पर, निगेटिव इम्पैक्ट क्या है। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि वैश्वीकरण ने लोगों में अधिकारों के विषय में जागरूकता बढ़ाई है। हम अलग अलग पाश्चात्य संस्कृति से हमारा सरोकार हुआ, हमने देखा कि भाई वहाँ अधिकारों के विषय में वातावरण ज़्यादा सजग है, तो अधिकारों के विषय में लोगों की जागरूकता बढ़ी और उस जागरूकता से फंडामेंटल राइट को लागू करने के लिए न्यायालय में मुकदमेबाजी हुई और फंडामेंटल राइट का तीव्र विस्तार हुआ। आज आर्टिकल 21 में 3 दर्जन से अधिक मूलाधिकार जो शामिल किए गए, में मूलाधिकारों के इस विस्तार पर वैश्वीकरण का प्रभाव देखा जा सकता है। जैसे राइट टू प्रिवेसी है, राइट टू डिजिटल एक्सेस है, ये सब आज फंडामेंटल राइट है। राइट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज है, तो फंडामेंटल राइट है, हमने पढ़ा। तो ये वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में है, इस पर वैश्वीकरण का प्रभाव है इसकी घोषणा में। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है। लेकिन निगेटिव इम्पैक्ट क्या है, हमने शुरू में पढ़ा था कि फंडामेंटल केवल स्टेट के अगेंस्ट है, राज्य के विरुद्ध है। और जैसे जैसे वैश्वीकरण बढ़ रहा है, वैश्वीकरण निजीकरण को बढ़ावा दे रहा है। जब निजीकरण को बढ़ावा दे रहा है तो जो राज्य है वो संकुचित होता जा रहा है, घटता जा रहा है, राज्य का क्षेत्र घटता जा रहा है। और अगर राज्य का क्षेत्र घटता जा रहा है
और मूलाधिकार राज्य के विरुद्ध उपलब्ध हैं तो मूलाधिकारों का क्रियान्वयन सीमित हो जाएगा, क्योंकि जो काम पहले सरकार करती थी अब निजी क्षेत्र कर रहे हैं। अगर राज्य करता था, सरकार करती थी, तो हम सीधे मूलाधिकारों के उल्लंघन का मुकदमा दायर कर सकते थे। लेकिन अब अगर निजी क्षेत्र कर रहे हैं तो निजी क्षेत्र तो राज्य है नहीं, आर्टिकल 12 में वर्णित नहीं है। तो अब अगर निजी क्षेत्र राज्य नहीं है तो क्या उनके खिलाफ मूलाधिकारों का केस एग्जिस्ट करेगा? ये दुविधा का प्रश्न है, कोई स्पष्टीकरण नहीं है। हालांकि न्यायालय ने कहा है कि अगर निजी क्षेत्र राज्य की जिम्मेदारी निभाएंगे तो हम मान सकते हैं, लेकिन न्यायालय मान सकता है, मना भी तो कर सकता है, क्योंकि आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा में उन्हें शामिल नहीं किया गया है। तो इसका परिणाम ये हुआ कि जो आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा है वो चुनौतीपूर्ण हो गई है, वो संकुचित हो गई है। तो इसका स्पष्टीकरण करने की ज़रूरत है। तो ये फंडामेंटल राइट पर, मूलाधिकारों पर वैश्वीकरण का इम्पैक्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। तो इसी के साथ ये तो मेन के लिए है, प्री के लिए नहीं है। इस तरीके से बच्चों हमने फंडामेंटल राइट का जो टॉपिक है हमने कंप्लीट कर लिया। और पढ़ा होगा आपने, पूरा फंडामेंटल राइट देखा होगा, उम्मीद है समझ में आया होगा। थोड़ा सा टेक्निकल है, हालांकि हमने थोड़ा सा स्पीड अप किया है इसे, जैसे कि 2 लेक्चर में हमें फंडामेंटल राइट को कंप्लीट करना था, 2 पार्ट में कंप्लीट करना था। तो बहुत लंबा लेक्चर हम करना भी नहीं चाहते थे, जिससे कि आज आपको असुविधा ना हो, इसलिए हम लोगों ने पढ़ा है। और फिर भी कहीं कोई समस्या रहती है तो फिर हमारी टीम से कनेक्ट कीजिए और पूछिए, हमसे कनेक्ट कीजिए और पूछिए। पढ़िए, चिंतन कीजिए। पढ़ने के साथ साथ चिंतन करना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, चिंतन करना ज़रूरी है जो आपने पढ़ा है, क्योंकि तभी आपकी रिटेंशन पावर बढ़ेगी। तभी जो आपने पढ़ा है आप उसे रिटेन कर पाएंगे और इसके बाद फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। तो ये एग्ज़ाम में सफलता का सबसे शक्तिशाली आधार है। तो फिलहाल फंडामेंटल राइट के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग फंडामेंटल राइट के बाद फिर टीपीएसपीस, नीति निर्देशक तत्व जैसे टॉपिक की चर्चा करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।